शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। सभी प्यारे साथी इत्मीनान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट करते हैं हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इसके संदर्भ में बातें हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि ब्रह्मांड सबसे पहले कहते किसे हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं यह जानना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड है क्या। तो कहते हैं कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशाल आकाश गंगाओं तक के समूह को क्या कहा जाता है, क्या सम्मिलित रूप को क्या नाम देते हैं, तो आप बताओगे ब्रह्मांड कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड में शामिल कौन कौन है। तो जैसा कि पहली बात आपने लिखा सूक्ष्मतम अणुओं, और दूसरी बात विशाल आकाश गंगाओं, मतलब जितना कुछ इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो सब किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे सर ब्रह्मांड का पार्ट है। अगर हम और बात करें, इसके एक इंग्लिश डिफिनेशन को भी देखें तो क्या जान सकते हैं, हम देख सकते हैं द कंबाइंड फॉर्म ऑफ matters and energy is known as यूनिवर्स। एक डेफिनेशन यह भी हो सकता है, क्या है कि द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मैटर्स मतलब पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कह सकते हैं, तो हम बताएंगे कि पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जा सकता है, तो आप बताएंगे ब्रह्मांड कहा जा सकता है। मतलब इसके अनुसार पदार्थ एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को या सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ये तो कुछ प्यारे साथी डेफिनेशन हो गए आपके ब्रह्मांड से रिलेटेड। ब्रह्मांड से रिलेटेड ये कुछ डेफिनेशन हो गए। एक तो आपने देखा कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के और विशाल आकाश गंगाओं के समूह को के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। और दूसरी बात आपने अंग्रेजी में डेफिनेशन देखा, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी इज नोन एज यूनिवर्स। और अगर हिंदी में इसी पे बात करें तो पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि ब्रह्मांड कहा जाता है। बात समझ पा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई या विस्तार से संबंधित जो प्रारंभिक मत हैं वो क्या हैं, इसके बारे में बात करने की जरूरत है। तो अगला हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से प्रारंभिक, जो उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक मत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक मत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित
प्रारंभिक मत क्या है? प्रारंभिक मत क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक मत आखिर है क्या। आपको मैं बताऊं कि 140 ईस्वी में पहली बात हम लोग कर रहे हैं। कब की? 140 ईस्वी की। होता क्या है कि 140 ईस्वी में 140 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे क्लॉडियस टालमी, नाम आप सबने सुना होगा। तो टालमी ने ब्रह्मांड के संदर्भ में एक पहला कॉन्सेप्ट अपना दिया, जो मान लीजिए कि इस दिशा में पहली स्टडी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। टालमी महोदय ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। अब पृथ्वी केंद्र में है ऐसा बताया गया टालमी के द्वारा। मतलब पृथ्वी को बोला जाता है जियो, जैसे जियोग्राफी, भूगोल, यही तो है। पृथ्वी को क्या बोला जाता है? जियो बोला जाता है। तो केंद्र में है, ये सपोज दैट साहब आपकी अर्थ है, और अर्थ क्या है? केंद्र में है, और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा बताया गया। किसके द्वारा? तो आप बताओगे कि ऐसी बात कही गई है टालमी महोदय के द्वारा। ये मान लीजिए सन है, ये अदर ग्रह हैं जो क्या कर रहे हैं, इसी चक्कर में, इसी कक्षा में इसका चक्कर लगा रहे हैं। अब जियो क्या है? ये सेंटर में है। जियो कहां है? सेंटर में है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट बना जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? प्रश्न सामान्य सा बनता है कि ब्रह्मांड के संदर्भ में जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? तो आप क्या बताओगे? क्लॉडियस टालमी के द्वारा। कब दिया गया? 140 ईस्वी में, 140 ईस्वी में। तो ये जो टालमी का अवधारणा आया, इसको क्या कहते हैं? भूकेंद्रित अवधारणा, भूकेंद्रित अवधारणा या जियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं। जियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं। आशा करता हूं कि जियोसेंट्रिक अवधारणा आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई जुड़ा है? जुड़ा है इसमें? है कुछ लाइव है बच्चे? तो कमेंट है उसी का, लाइए देखिए। एक बार जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, एक बार जरा कमेंट करके बताएं, क्या आवाज सब तक प्रॉपर तरीके से आ रही है? ये बातें समझ में आ गई अच्छे से? ये बातें अच्छे से समझ में आ गई? एक बार कमेंट करके बताएं, क्या ये बातें समझ में आ गई हैं अच्छे से? चलिए ठीक, ओके। तो शुरुआत में ये अवधारणा आया जो टालमी के द्वारा था, जिसको हम लोग भू केंद्रित या जियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, ये चलता रहा, चलता रहा कब तक? तो प्यारे साथी आपको मैं बता दूं, 1543 ईस्वी तक यही विचारधारा चलती रही कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है।
लेकिन इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने अपनी थ्योरी दिया। क्या है कॉपरनिकस की थ्योरी, आइए जानते हैं। कॉपरनिकस ने क्या बताया, जब कॉपरनिकस की बात आती है तो कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने टालमी की थ्योरी को काट दिया। टालमी की थ्योरी को काट दिया। कॉपरनिकस कहते हैं कि साहब पृथ्वी केंद्र में ना होकर के सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो यहां पर कॉपरनिकस ने किसको केंद्र बनाया, तो आप बताओगे कि कॉपरनिकस ने सूर्य को केंद्र बनाया। बात समझ रहे हैं? तो इसको चाहे तो सूर्य केंद्रित अवधारणा कहें या हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहें, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहें। मतलब सूर्य केंद्रित या हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो आप बता सकते हो कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा जो है वो टालमी के द्वारा दिया गया। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, एवं पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। और यह कॉन्सेप्ट कहा गया प्यारे साथी हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखने को मिला कि यह सन जो है ये केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसका क्या कर रहे हैं, तो आप बताओगे चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं, तो आप बताओगे कि चक्कर लगा रहे हैं। ये सपोज दैट आपका अर्थ हो गया, ये अदर सारे ग्रह हो गए। और कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया यह कॉन्सेप्ट हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से जाना जाता है। अब यहां तक तो बात पड़ी थी। फिर जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति से सिद्धांत की बात जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा एक कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, कौन कौन से सिद्धांत हैं और उनके क्या मायने हैं, इन सब के बारे में हमको देखना है। सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं तो साम्यावस्था का सिद्धांत आया। कौन सा सिद्धांत आया, तो आप बताओगे कि साम्यावस्था का सिद्धांत आया। साम्यावस्था का सिद्धांत आया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो साम्यावस्था का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने किया। किसने किया, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने किया। यह साम्यावस्था का सिद्धांत दे देते हैं। फिर बात आती है दोलन सिद्धांत की। तो जो दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन है, कौन सा सिद्धांत, दोलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है प्यारे साथी, वो दे दिया गया
दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन एलन संडेजा ने किया। किसने किया है? तो आप बताओगे कि एलन संडेजा ने किया। एलन संडेजा ने दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। फिर बात आती है और तीसरे सिद्धांत की, तो वो है आपका स्फीति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? स्फीति सिद्धांत। और जो स्फीति सिद्धांत है इसकी व्याख्या किया गया, स्फीति सिद्धांत को दिया एलन गुथ ने। किसने बताया है? एलन गुथ ने। लेकिन ब्रह्मांड का जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो है प्यारे साथी बिग बैंग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग का सिद्धांत। और इसे प्रतिपादित किया फादर जॉन लेमेंटेयर ने। किसने प्रतिपादित किया? तो आप बताओगे बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आप बताओगे जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा। तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया। और आपको मैं बता दूं ये बिग बैंग सिद्धांत ही सबसे मान्य सिद्धांत है। क्या है? सबसे मान्य सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत ही प्यारे साथी वर्तमान में सबसे मान्य सिद्धांत है। और इसी पे ही पूरी ज्योग्राफी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में है टिकी हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर बिग बैंग थ्योरी क्या थी। बिग बैंग की थ्योरी क्या थी, आइए जानते हैं। हम लोग बात करते हैं बिग बैंग की थ्योरी में सबसे पहले कि बिग बैंग की थ्योरी है क्या। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग की थ्योरी फादर जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दी गई और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड जो है वो पहले एक मटर के दाने के समान था। धीरे धीरे इसमें प्रसार शुरू हुआ और एक टाइम ऐसा आता है कि जब इसमें विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट को ही बिग बैंग नाम दिया गया। यह विस्फोट आज के लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ और इस विस्फोट के बाद जो वो सूक्ष्मतम अणु था जिसमें प्रसार शुरू हुआ था, इसमें पदार्थ और ऊर्जा का उत्पत्ति हुआ। यही पदार्थ और ऊर्जा मिलकर के क्रमशः गैलेक्सी, आपके तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सब के उत्पत्ति का कारण बने। अब सवाल यह उठता है कि ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकी। तो उसके क्रम में इसकी व्याख्या बाद में करने का काम किया। जो व्याख्या किया गया है बिग बैंग की थ्योरी की, बिग बैंग सिद्धांत की, यह प्रतिपादित किया जॉर्ज लेमेंटेयर ने। जैसा कि आप सबको पता है जॉर्ज लेमेंटेयर ने। लेकिन बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या करने का काम किया, व्याख्या करने का काम किया किसने? तो आप बताओगे अल्फ्रेड वेगनर ने। प्यारे साथी कौन था? तो आप बताओगे कि अल्फ्रेड वेगनर वो पहला व्यक्ति था या वह व्यक्ति था जिसने बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या किया है। तो आइए जानते हैं पहला संक्षिप्त में कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। बिग बैंग थ्योरी है क्या? तो जॉर्ज लेमेंटेयर के अनुसार, जॉर्ज लेमेंटेयर के अनुसार जॉर्ज लेमेंटेयर के अनुसार
जॉर्ज लेमेंटेर के अनुसार प्यारे साथी, आज के लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, कितना? आज के लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व आज के लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु था। क्या था? तो आप बताओगे कि ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन, सघन इन द सेंस घना हुआ, बिल्कुल डेंस, गर्म एवं सघन बिंदु था। आज के 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड क्या था प्यारे साथी? तो एक गर्म एवं सघन बिंदु था। बात समझ रहे हैं? गर्म एवं सघन बिंदु था। फिर क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आप देखोगे कि जो इसमें अचानक विस्फोट होता है, विस्फोट होता है, और इस विस्फोट से भारी पदार्थ और अन्य केंद्रित पदार्थ जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बिंदु था जिसमें अचानक विस्फोट होता है, विस्फोट होता है और इससे विभिन्न प्रकार या विभिन्न पदार्थों एवं ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऐसा लिख लें, विभिन्न पदार्थ एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है। आगे चल के आगे चलकर इन्हीं से आप देखने को पाओगे क्रमशः गैलेक्सी और बात करें तो तारे, जैसे मैं सूर्य भी अपना एक है, या इसको हम तारे कह सकते हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह इत्यादि का निर्माण होता है। बात समझ पाए? मतलब आगे चलकर इन्हीं से क्रमशः गैलेक्सी हुआ, और आप कह सकते हैं सूर्य या तारे, जिनको कह सकते हैं ग्रह, उपग्रह, ये सारे जो है ब्रह्मांडीय पिंड आपको देखने को मिलता है। तो गैलेक्सी क्या है, अब इस पे बात करने की जरूरत है कि गैलेक्सी आखिर क्या है। तो आइए जानते हैं गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी क्या है? पहले साथी, अगर इसके डेफिनेशन की बात किया जाए तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि गैलेक्सी विभिन्न तारों का समूह है। क्या है? आप बता सकते हो, गैलेक्सी विभिन्न तारों का समूह है। अब तारों का समूह है तो इसका कुछ शेप होगा, कुछ आकृति होगी। कहा जाता है कि इसमें एक केंद्रीय बल्ज एवं 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं। मतलब गैलेक्सी में क्या क्या मिलता है, तो आप बताओगे कि इसमें एक केंद्रीय बल्ज है और 3 घूर्णन भुजाएं।
अब सवाल ये उठता है केंद्रीय बल्ज क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि गैलेक्सी का केंद्रीय भाग जिसमें तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक है, इसी को केंद्रीय बल्ज कहा गया है। मतलब अगर बात किया जाए कि केंद्रीय बल्ज क्या है, तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बल्ज क्या है, आप बता सकते हैं केंद्रीय बल्ज के बारे में कि गैलेक्सी का केंद्रीय भाग जहां तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है, केंद्रीय बल्ज कहते हैं। बल्ज कहते हैं। इसके आकार के संदर्भ में बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इसका आकार कुछ सर्पिलाकार है। मतलब हम क्या सकते हैं कि गैलेक्सी का आकार कैसा होता है, तो आप बताओगे कि गैलेक्सी का आकार की अगर बात किया जाए कि आकार कैसा होता है प्यारे साथी, तो हम बता सकते हैं कि सर्पिल होता है। कैसा होता है गैलेक्सी का आकार प्यारे साथी, कैसा होता है, तो आप बता सकते हो कि गैलेक्सी का आकार जो है वो सर्पिल होता है, सर्पिल आकार होता है। बात समझ पा रहे हैं? गैलेक्सी का आकार कैसा है, तो आप बताओगे कि गैलेक्सी का आकार सर्पिल आकार है। तो चलिए एक स्ट्रक्चर कुछ ड्रा करता हूं आपको, जिससे ये चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएं कि आखिर गैलेक्सी होती कैसे है, गैलेक्सी कैसे होती है। अगर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मैं, ये कुछ अब गैलेक्सी का शेप है, कुछ इसी प्रकार से गैलेक्सी देखने को मिलता है। यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये तारे हैं जो गैलेक्सी में प्रायः देखने को मिलते हैं, जो गैलेक्सी में प्रायः देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो मैंने केंद्रीय बल्ज की बात किया था, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये एक्चुअल में साहब तारे हैं। क्या हैं? तारे हैं। तो आप बता सकते हो ये वाला क्षेत्र है, इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल्ज बोलते हैं। और ये क्या है? तो घूर्णन भुजाएं हैं। क्या है? घूर्णन भुजाएं हैं। मतलब गैलेक्सी में एक तो केंद्रीय बल्ज वाली स्थिति है और दूसरी स्थिति है 3 घूर्णन भुजाओं की। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इनमें होता क्या है? तो सब में तारे हैं। आपको बता दूं कि इसी में से एक अपना तारा सूर्य भी है। क्या है? अपना एक तारा क्या है? सपोज दैट ये भी एक अपना तारा सूर्य है। बात समझ पाए? यहां एक बात यह ध्यान रखने की जरूरत है कि चूंकि ये तारे भी क्या करते हैं? आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं। बात समझ रहे हैं? अब हुआ क्या कि आने वाले समय में जब कुछ दिन और बीता तो सूर्य में भी विखंडन हुआ, सूर्य भी टूटा। और जब सूर्य में विखंडन हुआ तो इसी से फिर विभिन्न प्रकार के जो आपको ग्रह उपग्रह दिख रहे हैं, इनका निर्माण। आइए उसको भी जानते हैं। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि हमारे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी है। कितना? 100 अरब गैलेक्सी, या इसको आकाशगंगा भी बोलते हैं, आकाशगंगा है। और यह भी कहा जाता है कि एक गैलेक्सी में
लगभग 100 अरब तारे हैं। अरब तारे हैं। यहां से एक बात तो यह कंफर्म है कि ना तो इसकी एग्जैक्ट संख्या अभी तक नहीं बताई जा सकी है। हां, ये जो कई गैलेक्सियों की बात है वो किसने कहा है? तो कई गैलेक्सियों की बात जो है प्यारे साथी, आपको मैं बता दूं कि जब ये गैलेक्सी पे स्टडी शुरू हुआ तो विभिन्न गैलेक्सियों के बारे में देखा गया कि दूरबीन की सहायता से जब एडविन हब्बल ने पहली बार देखा तो उन्होंने देखा कि सिर्फ एक ही आकाशगंगा नहीं है, इसमें कई आकाशगंगाएं हैं। बात समझ रहे हैं? और जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा जिसका सूर्य हमारा जिसका पार्ट है, हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। अब कुछ किताबें एक फैक्ट लिखती हैं। क्या लिखती हैं? मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे लिखती हैं। प्यारे साथी, मिल्की वे नहीं होगा। कारण क्या है कि हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है और मंदाकिनी की एक भुजा जो हमें कभी कभी अंधेरी रातों में दिखाई देती है, उस भुजा को मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा जाता है। तो मिल्की वे और मंदाकिनी में अंतर है। ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछता है तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि मिल्की वे क्या है। तो आप बताओगे कि मिल्की वे एक्चुअल में है क्या, मिल्की वे या दुग्ध मेखला क्या है। अगर ऐसा बात हो, दुग्ध मेखला क्या है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे दुग्ध मेखला के बारे में, मिल्की वे या दुग्ध मेखला पे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बताओगे? हमारी आकाशगंगा का एक भाग, हमारी आकाशगंगा की एक भुजा, एक भुजा जो हमें कभी कभी अंधेरी रातों में दिखाई देती है। अंधेरी रातों में दिखाई देती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो आप बताओगे उसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा जाता है। और हमारी आकाशगंगा कौन सी है? तब आप बताना कि हमारी आकाशगंगा जो है प्यारे साथी कौन सी है? मंदाकिनी है। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन पूछता है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है? हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या बताओगे? तो आप बता सकते हो कि हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा जो है वो कौन सी है प्यारे साथी? तो आप बता सकते हो कि हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आप बताओगे एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा है। बात समझे? तो ये तो आपके आकाशगंगा की कहानी हो गई। एक फैक्ट यह भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी से इसकी दूरी कितनी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी दूरी, या ऐसा लिखें कि मंदाकिनी से इसकी दूरी, ऐसा लिखें कि मंदाकिनी से इसकी दूरी
मंदाकिनी से इसकी दूरी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। क्या है? मिलियन प्रकाश वर्ष है। कितनी दूरी पर है? तो आप बताओगे 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर कौन सी एंड्रोमेडा स्थित है, किसके? तो आप बताओगे कि मंदाकिनी से। एंड्रोमेडा कितनी दूरी पर है? तो आप बताओगे कि 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। बात समझ पाए? तो ये तो रही बात आकाशगंगा से। अब प्यारे साथी बात आती है तारों की। बात किसकी आती है? तो तारों की बात आती है कि तारा क्या है। भाई आकाशगंगा के बारे में हम लोगों ने जान लिया, तो दूसरा पॉइंट बनता है क्या? आकाशगंगा है, फिर तारे हैं, उसमें एक अपना तारा सूर्य है। तो तारे क्या हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं तारे क्या हैं। व्हाट इज स्टार? अगर बात किया जाए कि तारे क्या हैं, स्टार क्या हैं, तो सबसे पहली बात यहां यह जानना जरूरी है कि एक्चुअल में तारा है क्या। तो आप बताओगे तारा एक ऐसा ब्रह्मांडीय पिंड है जिसमें स्वयं का प्रकाश है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर यह ध्यान रखना है, तो स्वयं का प्रकाश आया कहां से? मतलब तारे में जो ऊष्मा और प्रकाश है वो कहां से आया? इसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन यह है कि तारे ये हैं साहब, तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तारे क्या हैं? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी से फिर धीरे धीरे हीलियम ठंडा होता है, भारी पदार्थों का निर्माण होता है, और इसी प्रकार से तारों का निर्माण होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो तारे क्या हैं अगर इसकी बात किया जाए, तो इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, तो प्रकाश आता कहां से है? जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। स्रोत क्या है? तो आप बताओगे जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन की क्या है? तो आप बताओगे नाभिकीय संलयन की क्रिया है। मतलब तारों के प्रकाश का स्रोत क्या है? तो आप बताओगे नाभिकीय संलयन की क्रिया। अब नाभिकीय संलयन में होता क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि नाभिकीय संलयन की अगर बात किया जाए तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, कितने? आप ध्यान दोगे 1 2 3 और 4, ध्यान रखिएगा। 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स संलयित होके या संलयन के प्रोसेस से गुजर के क्या बनाते हैं? तो एक हीलियम के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। मतलब नाभिकीय संलयन ही तारों के ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। अब ये जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है जिसमें 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिल करके एक हीलियम के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, फिर यही हीलियम धीरे धीरे ठंडा होकर के भारी पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। और यही भारी पदार्थ फिर एक टाइम ऐसा आता है जब तारे के आकार बड़े हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि जब तारा बिल्कुल न्यू बॉर्न है, नया है, जब तारा बिल्कुल क्या है? न्यू बॉर्न है, मतलब समझ लीजिए नया नया बना है, नया नया जन्म हुआ है, तब तारे का प्रकाश कैसा होता है? नीला कलर का होता है। तारे का प्रकाश कैसा होता है? नीला कलर का।
जब तारा बिल्कुल न्यू बॉर्न है तो इसमें ऊष्मा और प्रकाश बहुत ज्यादा होगा, और जब बहुत ज्यादा होता है तब वो हमको किस कलर का दिखता है, तो आप बताओगे नीले कलर का दिखता है। फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग जब बचपन में होते हैं तो बताओ कितनी एनर्जी रहती है, जब हम लोग बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे थे, या भी आप लोग कोई छोटा बच्चा देखते होंगे, देखो दिन भर हाथ पैर चलाता रहता होगा, थकता ही नहीं होगा, ठीक, तो उसमें एनर्जी ज्यादा है। सेम है, यही कंडीशन तारे का भी है। तारा जब बिल्कुल छोटा है तो इसमें एनर्जी खूब ज्यादा है, मतलब ऊष्मा और प्रकाश खूब ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका आकार बड़ा होगा फिर उसका डोज भी बढ़ता जाएगा। बच्चा थोड़ा सा दूध पीता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो आधी रोटी खाता है, फिर 1 रोटी खाता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 10 रोटी खाने लगता है, और 10 रोटी खा के फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो खा ही नहीं पाता है, मतलब बुजुर्ग अवस्था में हो जाता है। सेम है, यही प्रोसेस तारों का भी है। तारे जब तक छोटे हैं, नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स खत्म हो रहे हैं, हाइड्रोजन खत्म हो रही है, किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीलियम में। मतलब आप देखोगे कि जो ये सपोज दैट ऐसे ही ये जो प्रोसेस चलता है तो इसमें बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन है, और आंतरिक कक्षा में क्या मिल रहा है प्यारे साथी, तो आप बताओगे हीलियम मिल रहा है, हीलियम मिल रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है अब धीरे धीरे हाइड्रोजन की कमी पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है हाइड्रोजन, भाई ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा होगा क्या कि अनलिमिटेड हो, नहीं है, होता क्या, धीरे धीरे हाइड्रोजन क्या होता है, कम पड़ने लगता है। और जैसे जैसे तारे का आकार बड़ा होता जाता है इसको हाइड्रोजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ज्यादा हाइड्रोजन की जरूरत होती है, तो हाइड्रोजन की खपत बढ़ती जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें प्रकाश डिफरेंट स्टेज में प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है। कुछ न्यूबॉर्न, मतलब जब तारा जो है बिल्कुल न्यूबॉर्न है, उसमें प्रकाश सबसे ज्यादा है, मतलब कलर इसका नीला दिखता है। फिर कुछ एज बढ़ेगी, तारे का आकार बढ़ेगा तो प्रकाश क्या होगा, जब कुछ आगे बढ़ेगा प्लस होगा एज, तो प्रकाश कुछ कम होगा, और कम होगे कैसे हो जाएगा, तो आप बताओगे सफेद प्रकाश में चला जाएगा। फिर कुछ और आकार और एज बढ़ेगी तो जो इसका प्रकाश है वो सफेद से कैसा हो जाएगा, सॉरी नीला से सफेद, सफेद से पीला हो जाएगा। फिर और एज इसकी बढ़ती जाएगी, और एज इसकी बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका कलर लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो आप बताओगे कि तारे का रंग जो है वो किस प्रकार से हो जाएगा, तो आप बताओगे लाल रंग का हो जाएगा। और जो तारे का लाल रंग है ये उसके अंतिम अवस्था का प्रतीक है। क्या है, उसके अंतिम अवस्था का प्रतीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तारों के आकार और उनके जीवन में, जीवन अवधि में कैसा संबंध होता है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा उनका जीवन कम होता चला जाएगा। कहते हैं ना मोटापा बहुत बुरी चीज है, अगर शरीर बहुत मोटी हो जाए तो बताओ दग ही तो जाएगी, अरे नहीं दग जाएगी तो धरती का बोझ हो जाएगा भैया, उठने में बैठने में। और फिर इंडियन कल्चर से वेस्टर्न कल्चर में ट्रांसफर होने लगते हैं, वेस्टर्न वाले बाथरूम पे भी हिंदुस्तानी ढंग से बैठना नहीं आ पाता है, होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे होता है कि जैसे तारे का आकार, एक यहां से कॉन्सेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि तारे के आकार एवं उसके जीवन चक्र में या जीवन अवधि में, एवं उसके जीवन अवधि में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। फैक्ट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है तारे के आकार और जीवन अवधि में, तारे के आकार और उसकी जीवन अवधि में कैसा संबंध होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। एक तो ये, और दूसरा पॉइंट क्या यहां से निकल सकता है कि तारे का रंग क्या सूचित करता है। तारे का रंग उसकी अवस्था का परिचायक है। क्या है भैया, तो आप बताओगे
तारे का रंग उसकी अवस्था का परिचायक है। मतलब यहां यह ध्यान देना है कि जिस रंग का तारा है वो उसकी अवस्था को बता रहा है। जब तारा बिल्कुल नीले रंग का है दैट मीन अभी वो बिल्कुल न्यू बॉर्न तारा है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा उसका कलर डाउन होगा और नीले से सफेद प्रकाश देने लगेगा, सफेद से फिर पीला, और जो अपना सूर्य है वर्तमान में मतलब हम लोगों का सूर्य, उसका रंग भी कैसा है, पीला है। फिर पीला रंग आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि तारे का रंग लाल रंग हो जाएगा, और तारे का लाल रंग उसके अंतिम अवस्था का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा क्या है, तो आप बताओगे प्यारे साथी, आप क्या बताओगे कि तारे का लाल रंग उसके अंतिम अवस्था का प्रतीक है। तारे का लाल रंग उसके अंतिम अवस्था का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, अंतिम अवस्था का प्रतीक है। तारे का लाल रंग उसके अंतिम अवस्था का प्रतीक है। अब जो लाल रंग का तारा है, अब आप समझ गए कि ये लास्ट स्टेज में है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लाल रंग के इस लाल रंग के तारे को एक नाम दिया जाएगा। लाल रंग का तारा उसके अंतिम अवस्था का प्रतीक है, या तारे का लाल रंग उसके अंतिम अवस्था का प्रतीक है। और लाल रंग के तारे को प्यारे साथी रेड जायंट्स या रक्त दानव कहा जाता है। क्या कहते हैं, रक्त दानव कहा जाता है। लाल रंग के तारे को क्या कहते हैं, रेड जायंट्स या रक्त दानव कहा जाता है। बात समझ पा रहे हैं। और ये जो रक्त दानव है, रेड कलर का तारा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इस रेड जायंट्स में सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। इस रेड जायंट्स में क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। अब अगर तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो क्या होगा। मान लीजिए कोई तारा था, इसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ, कई पार्ट में ये डिवाइड हो गया, कई टुकड़ों में बट गया। अगर सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए तारे का द्रव्यमान, सुपरनोवा विस्फोट के बाद सुपरनोवा विस्फोट हो गया, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद एक तारे की सीमा बताई गई 1.44 ms। क्या बताई गई, इसको ms को मास ऑफ सन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ms का मतलब क्या है, मास ऑफ सन। और इसको भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने दिया था, इसलिए इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। तो रेड जायंट्स में जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाए तो दो कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन बनेगा कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद या तो उसका द्रव्यमान 1.44 ms से कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। दो कंडीशन बन सकते हैं। यदि सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान 1.44 ms से कम है तो इसे क्या कहते हैं प्यारे साथी, तो इसे क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम देते हैं, जब सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए तारे का द्रव्यमान 1.44 ms से कम है तो इसे क्या कहते हैं, आप बताओगे। अगर अधिक है तो इसे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं। और ये जो रेड जायंट्स है, अगर इसका द्रव्यमान कम है तो इसे जो है क्या कहते हैं, श्वेत वामन कहा जाता है। क्या कहते हैं, कम है तो श्वेत वामन कहा जाता है। श्वेत वामन क्या है, एक ठंडा तारा है। कैसा तारा है, तो आप बताओगे कि श्वेत वामन एक ठंडा तारा है। जब ये और ठंडा हो जाएगा, कैसा,
और ठंडा हो जाएगा तो इसे फिर काला वामन नाम दिया जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन कहा जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर बचे हुए तारे का द्रव्यमान 1.44 ms से अधिक है तो इसे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहा जाता है। प्यारे साथी, आपको मैं बताऊं कि जो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर है इसमें सिकुड़ने की दशा पाई जाती है। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर में क्या होता है तो आप बताओगे कि न्यूट्रॉन तारा या पल्सर में सिकुड़ने की दशा होती है। क्या होती है? इसमें सिकुड़ने का गुण होता है, सिकुड़ने का गुण होता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इसका समस्त द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। सिकुड़ते सिकुड़ते एक कंडीशन कैसा आता है कि इसका समस्त द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। जब इसका समस्त द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है तो ये बताओ कि अगर किसी का द्रव्यमान एक ही मतलब बहुत ही कम एरिया में हो जाए, द्रव्यमान सिकुड़ के इकट्ठा हो जाए, तो जाहिर सी बात है उसमें गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा और घनत्व भी असीमित हो जाएगा। तो सिकुड़ने का गुण का होता है जिसके कारण इसका घनत्व असीमित हो जाता है। घनत्व व गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है तो आप बताओगे असीमित हो जाता है। घनत्व व गुरुत्वाकर्षण कैसा हो जाता है तो आप बताओगे प्यारे साथी कि घनत्व व गुरुत्वाकर्षण इसका कैसे हो जाता है तो आप बताओगे असीमित हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? घनत्व व गुरुत्वाकर्षण कैसा हो जाता है तो आप बताओगे कि घनत्व व गुरुत्वाकर्षण असीमित हो जाता है। और इसका घनत्व या गुरुत्वाकर्षण जब असीमित हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा, जब इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण असीमित हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यह प्रकाश को भी परावर्तित नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। मतलब प्रकाश को भी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रकाश को भी क्या करेगा तो आप बताओगे प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, परावर्तित नहीं हो पाएगा, तो वो स्थान प्यारे साथी ब्लैक होल के नाम से जाना जाएगा। क्या कहा जाएगा? उस स्थान को ब्लैक होल कहा जाने लगेगा। और एक टाइम ऐसा ब्लैक होल जो बनेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपका श्वेत वामन अर्थात ब्लैक ड्वार्फ है ये भी क्या होगा? ब्लैक होल में समा जाएगा और इसका भी जीवन चर्चा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बात समझ पाए? मतलब हमको क्या ध्यान रखना है कि तारे का रंग उसकी अवस्था का प्रतीक है, तारे के लाल रंग जो है उसका अंतिम अवस्था का प्रतीक है। जब तारा लाल रंग का हो जाता है तो इसको रेड जायंट्स कहते हैं। रेड जायंट्स को रक्तदानव भी कहा जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब रेड जायंट्स में सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि बचे हुए तारे का द्रव्यमान 1.44 ms से अधिक है तो इसे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहा जाता है, और यदि कम है तो इसे श्वेत वामन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत वामन कहा जाता है। श्वेत वामन एक ठंडा तारा है, यह और ठंडा होकर के काला वामन अर्थात ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसका द्रव्यमान 1.44 ms से, ms का मतलब मास ऑफ सन, इसी को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चंद्रशेखर सीमा कितना है तो क्या बताओगे? उत्तर 1.44 ms है। कितना? 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अधिक है तो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर, और न्यूट्रॉन तारा या पल्सर में इसमें सिकुड़ने की दशा पाई जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब इसका समस्त द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। समस्त द्रव्यमान क्या होता है? एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है।
जिस कारण से इसका घनत्व तो असीमित हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण भी असीमित हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाता है कि अपने से प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, मतलब प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कारण से वो पार्ट ब्लैक टाइप का दिखता है और इसे क्या नाम देते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जब जो तारा है वो ब्लैक होल में क्या हो जाएगा, जो काला बामन था, जो व्हाइट डॉर्फ ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हुआ था, वो ब्लैक डॉर्फ भी क्या करेगा, इसी में समाहित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ पाए? तो ये तो रहा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मांड और तारों की उत्पत्ति के संदर्भ में देखा। अब तारे बन गए हैं तो अपना सूर्य भी है। अब तारा, अगर आपसे एक चीजें यहां पे और भी पूछेगा कि जिसमें संगठन क्या क्या होता है, तो तारे का संगठन भी आज ही देख लेते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं कि तारे का संगठन में है क्या क्या। अगर तारे के संगठन की बात करें, तारे का संगठन मतलब ये किससे किससे मिलकर बना है, अगर इस पे बात किया जाए प्यारे साथी, तो आप देखोगे कि तारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हाइड्रोजन का पाया जाना। क्योंकि तारे का ईंधन क्या है, फ्यूल ऑफ द स्टार क्या है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना % पाया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हाइड्रोजन तारों में कितना % पाया जाता है, तो प्यारे साथी आप क्या बताओगे कि तारों में हाइड्रोजन जो है वो 71% पाया जाता है। कितना %? 71% हाइड्रोजन मिलता है। तो पूछे अगर हीलियम कितना पाया जाता है, भाई दूसरा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है हीलियम। कितना मिलता है, अगर आपसे प्रश्न इस तरह से बनाए तो आप बता देना कि 27.1% इसमें जो है क्या पाया जाता है, तो आप बताओगे प्यारे साथी कि हीलियम मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और नियान का क्या % है, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, नियान हुआ, इसका क्या % है, तो आप बता सकते हो कि 1.5% में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और प्यारे साथी जो लौह तत्व हैं वो कितना मिलते हैं, तो आप बता सकते हो कि लौह तत्व कितना मिलता है, तो आप बता सकते हो कि 0.5% इसमें लौह तत्व मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्यूल ऑफ द स्टार या तारों का ईंधन किसे कहा जाता है, तारों का ईंधन किसे कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे तारों का ईंधन किसे कहा जाता है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब में क्या बताओगे, हाइड्रोजन बताओगे। इस बात को ध्यान में रखना। तो आज प्यारे साथी हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ कॉन्सेप्ट देखे। हम लोगों ने सूर्य के बारे में पढ़ा, आकाशगंगा के बारे में पढ़ा है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं उन सब के बारे में पढ़ा है। अब अपने सोलर सिस्टम पे बात करना है, अपने सौरमंडल पे बात करना है, जो हम लोग अगले सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज यहीं तक।